10 साल का अभिनव हो या 16 साल का प्रांशु, दिलजीत दोसांझ की फैन हो या अनंत अंबानी, इंटरनेट पे लोग बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। दूसरों को ट्रोल करने में सबको अच्छे से हेट मिलता है, और ये हेट सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं है। रेड पिल वाले ब्लू पिल और ब्लैक पिल वालों को गाली देते हैं, अल्फा बीटा को ट्रोल करता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स रील्स बनाने वालों को ट्रोल करते हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को देखना नहीं चाहता, वोक फेमिनिस्ट मर्दों को नहीं देखना चाहती, कुछ लोग फ्लैट अर्थ वालों को भी ट्रोल करते हैं। इनका केस थोड़ा अलग है, अर्थ किस एंगल से फ्लैट है भाई। फिर कुछ एथिस्ट लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। क्या दूसरों के लिए इतना हेट होना नॉर्मल है, जस्टिफाइड है? अगर नहीं तो फिर क्यों हम ऑनलाइन अपने से अलग लोगों को इतना हेट देते हैं? ऑलमोस्ट 67% यंग एडल्ट्स आज के टाइम ऑनलाइन हेट स्पीच या राइटिंग से परेशान है। और प्रॉब्लम सिर्फ हेट नहीं, लोग आजकल खुद को अलग अलग लेबल्स देने लगे हैं, खुद की अपनी कम्युनिटीज बनाने लगे हैं। कोई अल्फा है तो कोई सिग्मा, कोई फेमिनिस्ट तो कोई लिबरल, कोई स्विफ्टी है तो कोई बीटीएस आर्मी, कोई हनी सिंह फैन है तो कोई बादशाह फैन, कोई ट्रंप सपोर्टर है तो कोई बाइडेन सपोर्टर। इसमें कुछ गलत या नया भी नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन पता नहीं ये सब क्यों बहुत मैन्युफैक्चर्ड और प्लान्ड लगने लगा है, जैसे कि ये सारे बिलीव्स, आइडियल्स, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, ये सब कोई दूसरा इंस्टॉल कर रहा है हमारे दिमाग में। शायद इंटरनेट से पहले तुम्हारे पास ये बिलीव्स थे भी नहीं, और देश या दुनिया की दूसरी साइड पे क्या हो रहा था तुम्हें उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं था। बेसिकली तुम हर चीज़ को लेके इतना परेशान नहीं थे। कुछ लोग तो बस हेट तक नहीं रहते और एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, दूसरों को हार्म करने के पहले सोचते भी नहीं। ये आज जो तुम दूसरों का ह्यूमर जज करते हो, क्या सही क्या गलत है पॉलिटिकली, ये डिसाइड करते हो, कौन इंटरनेट पे कूल है कौन अनकूल, ये डिक्लेयर करते हो, हर चीज़ पे अपना एक ओपिनियन होना ज़रूरी समझते हो, ये आइडियाज़ आए कहाँ से? कभी सोचा है ये तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे खुद के है भी कि नहीं, या शायद तुम बस एको चैम्बर्स में फंसे हो और तुम्हें पता भी नहीं। एको चैम्बर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां बस एक टाइप के ओपिनियंस और आइडियाज़ दिखते हैं। ऑनलाइन एको चैम्बर्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, और स्पेशली कम्युनिटी पेजेस, जहां तुम्हें एक सर्टेन टाइप के लोग मिलेंगे जिनका सोचने का तरीका काफ़ी सिमिलर होगा, और वो सब किसी एक ही आइडिया को सपोर्ट करते होंगे। सेलिब्रिटी फैन पेज से लेके मीम पेज या कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप या इंस्टा ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है। और इनके पीछे होते हैं एल्गोरिदम्स, जिनका काम होता है तुम्हें वो और दिखाना जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इन प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे अल्टीमेटली इनका फ़ायदा हो। ये पूरा इकोसिस्टम बाहर से एक एको चैम्बर जैसा लगता है, जहाँ तुम दूसरे साइड के व्यूज़ या आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गोगो 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, और गीगी को ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करेगी। गोगो एक रेड पिल सर्टिफाइड अल्फा मेल है, और गीगी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों की लाइफ बहुत ही बोरिंग है। वो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब उनकी बात बस स्टोरीज और कमेंट्स के थ्रू होती है, जहां दोनों एक दूसरे को रेगुलरली ट्रोल करते हैं। और ये शुरू हुआ तब जब गोगो का दूसरी बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और गीगी का तीसरा ब्रेकअप। गोगो और गीगी अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान और बोर्ड थे, और सोशल मीडिया ही उनका एकमात्र सहारा था बोर्डम से बचने का। यहाँ उन्हें कांस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन मिलता रहता है, जो कि उनकी बोरिंग जिंदगी से 10 गुना बेटर है। हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है यहाँ, जैसे कोई नया ट्रेंड, नया गाना, नया मीम, नई न्यूज़, अपने हेटर्स को ट्रोल होते हुए देखना, अपने कॉपी पेस्टेड ओपिनियंस चिपकाना स्टोरीज पे। इतना मज़ा रियल वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा। गोगो ऐसे ही एक दिन एक न्यूज़ देखता है रिजर्वेशन पे। वो जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वहाँ वुमेन के लिए रिजर्वेशन कोटा बढ़ा के 45% कर दिया गया है। ये सुन के वो ऑब्वियसली मुंह लटका लेता है और कमेंट्स में जाके अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। उसके बाद से उसको उसी तरह के और पोस्ट्स दिखने लगते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो कमेंट में जाके
लड़कियों को एंटाइटल्ड और एरोगेंट जैसी चीज़ें बोलने लगता है। कुछ लड़कियां उसको ट्रोल करती हैं और कहती हैं कि वो ये डिज़र्व करता है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड गीगी भी वहाँ कमेंट करेगी। गोगो पहले से लेजी था अपनी प्रिपरेशन को लेके, और अब तो वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। थैंक्स टू एल्गोरिदम्स वो सारा दिन एक जैसा कंटेंट देखता है और धीरे धीरे अपने सोचने के तरीके लिमिटेड कर देता है। ऊपर से गीगी का हर एक कमेंट देख के उसका खून खौलता है, और अब वो सारी दोस्ती यारी भूल के फेक आईडीज बना के गीगी को ऑनलाइन ट्रोल करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। गीगी ने गोगो को ब्लॉक कर रखा है और अब वो उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं वर्स्ट एनिमी की तरह देखती है, क्योंकि गोगो में वो सब है जो उसे एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मैन विथ मेल एंटाइटलमेंट बनाता है। गीगी ने अपने ब्रेकअप से डील करने के लिए कुछ एंटी मैन कम्युनिटीज ज्वाइन किए थे और उसी टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी। धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके भी बहुत लिमिटेड हो गए और उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को मर्दों की ज़रूरत नहीं। अब मेन कम्युनिटी इस प्लानट पे हर बुरी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस जेंडर को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जेंडर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। गीगी भी गोगो की तरह रियल इश्यूज पे फोकस ना करके अपने गंदे पास्ट और एक्सेस की वजह से पूरी मेन कम्युनिटी को हेट करती है और खाली टाइम में एक्चुअली पूरे दिन फेक आईडीज के पीछे से एंटी मेन प्रोपेगेंडा ग्रुप्स के पोस्ट्स और स्टोरीज शेयर करती है। गीगी को उसका डेली डोज ऑफ हेट कंटेंट उसके एको चैम्बर के मेंबर्स मतलब उसके दोस्त, पेजेस और प्लेटफॉर्म से मिलता है, लेकिन वो गोगो की तरह अंधी है और उसके लिए वो जो भी करती है सब सही और जस्टिफाइड है। पिछले एक हफ्ते से गोगो और गीगी स्टेट इलेक्शंस को लेकर रोज सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। कोई किसी को एंटी नेशनल बोलता है तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। जो दोस्त एक टाइम पे लंच शेयर करते थे वो आज एक दूसरे के मरने पे भी दुखी नहीं होंगे। उन दोनों के पास एक ईमेल आता है किसी अननोन सेंडर से। उसमें लिखा होता है कि उन्हें एक काम दिया जाएगा करने के लिए, अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो सेंडर उनकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा और उसके पास कुछ ऐसा है जिससे दोनों जेल भी जा सकते हैं। उस ईमेल में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद उन्हें एक टास्क करना है। दोनों वो वीडियो देखना शुरू करते हैं। ये शुरू होता है तुम्हारे बोर्डम से। तुम बोर हो के सोशल मीडिया पे जाते हो, कंटेंट देखते हो और कांस्टेंट डोपामिन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो उस पे। आज यूथ में डिप्रेशन और लोनलीनेस का बढ़ना इतना कॉमन है कि लगता है कि उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या इसी के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज का बढ़ना बस कोइंसिडेंस है? जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा होता उन्हें एक खुद से बड़े गोल का, एक मिशन का पार्ट बनना अच्छा लगता है, इसीलिए वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं, खुद को लेबल्स देने लगते हैं और ऐसे अल्टीमेटली वो उस क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें बताया जाता है कि तुम अपने आसपास सब कुछ को लेके परेशान हो, केयर करो, जानो, नहीं तो तुम्हें फोमो होगा। लेटेस्ट सॉन्ग, लेटेस्ट मीम, लेटेस्ट सब कुछ जानना ज़रूरी है आज के टाइम। फिर तुम्हारा कंफर्मेशन बायस तुम्हें और ट्रैप्ड रखता है इन एको चैम्बर्स में। यहाँ कंफर्मेशन बायस का मतलब तुम वही इंफॉर्मेशन या कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हारे बिलीव्स को सपोर्ट करता है। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि इंडिया एक दिन एक सुपर पावर बनेगा तो तुम इंफॉर्मेशन भी वही लोगे जो इस बिलीव को सपोर्ट करेगा। और सोशल मीडिया का काम होता है तुम्हें इंफॉर्मेशन देते रहना। ये तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस बनने देते हैं अपने इंफॉर्मेशन से, ताकि तुम्हारा अटेंशन मिले इनको।
जैसे तुम्हें पेंसिल एक यूज़फुल टूल लगता होगा और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक पेंसिल से तुम्हारी जान ली जा सकती है, और ये पेंसिल कंपनीज जानबूझ के ऐसी पेंसिल्स मैन्युफैक्चर करती है ताकि लोग इंजरीज लेके हॉस्पिटल ज़्यादा जाए और सीवियर केसेस में ऊपर चले जाए, तो इसमें पेंसिल कंपनी और हॉस्पिटल दोनों का फ़ायदा होगा। लेकिन फिर इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो हो सकता है। मतलब सुनने में स्टूपिड लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे यही होता है। एक सिंपल पेंसिल को हम ईविल बना सकते हैं यहाँ, और ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही बिकते हैं यहाँ पे। और अगर पेंसिल को लेके ऐसा कंटेंट तुम डेली देखोगे तो तुम्हारे बिलीव्स और स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक टाइम पे पेंसिल से नफरत हो जाएगी तुम्हें। अब यहाँ पेंसिल्स को तुम इंसान, कल्चर्स, कम्युनिटीज़ और जगहों से रिप्लेस कर सकते हो। अब होता क्या है यहाँ कि इवेंचुअली तुम्हारी पर्सनालिटी बदल जाती है। इस सब के बाद तुम काफ़ी डिवाइडेड रहने लगते हो। ऑनलाइन किसी को भी ट्रोल करने के पहले सोचते नहीं हो, अंदर का फ्रस्ट्रेशन फेक आईडीज़ के पीछे से निकालने लगते हो। फिर तुम्हारी तरह के लोग और उनके ओपिनियंस को ये एल्गोरिदम्स और दिखाते हैं तुम्हें। ऐसे तुम स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाते हो उनके साथ, जिससे तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स और भी बायस्ड हो जाते हैं। और जो इंसान एक अपोजिट ओपिनियन रखता है वो तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टोरी का विलन बन जाता है, और तुम बस उसके आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स ही नहीं, उस इंसान की हर एक चीज़ से नफरत करने लगते हो। सोशल मीडिया इसी चीज़ को और एम्पलीफाई करके दिखाता है तुम्हें, क्योंकि उन्हें बस एंगेजमेंट से मतलब है, और इसके लिए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इमोशन ज़रूरी है। इसीलिए तुम्हें एक सेकंड नहीं लगता ऑनलाइन किसी इंसान को एक टैग या लेबल देने में। सेंस ऑफ फैशन से लेके फूड और रिलीजन, ये सब कुछ के साथ होता है। इसका एग्जाम्पल होगा किसी इंग्लिश ना बोल पाने वाले इंसान को कैजुअली अनपढ़ बोलना। ये सब करके एक इंसान इमोशनली कनेक्टेड फील करता है, और नेगेटिविटी एक इंसान को काफ़ी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ये ट्रोल करने वालों की लाइफ बहुत ही खाली, मीनिंगलेस होती है, और इन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी चाहिए होता है, और ये सब वहीं से शुरू होता है। अब आता है वो टास्क। उस ईमेल के लास्ट पैराग्राफ में लिखा होता है कि दोनों को इंटरनेट से 1 महीने दूर रहना है, और हर दिन एक नोटबुक में उनके थॉट्स को लिखना है। अगर वो ये कर लेते हैं तो उनके अगेंस्ट सारी एविडेंस डिलीट हो जाएगी, और वो सेंडर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। 1 महीने बाद दोनों को पता लगता है कि वो सेंडर डोडो था, गोगो और गीगी का बचपन का दोस्त और एक बडिंग साइकोलॉजिस्ट, और 15 दिन पहले कैंसर से उसकी डेथ हो चुकी है।